नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे चैनल का नाम है @MSRGKGS। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिखा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान का एक बर्फ का टुकड़ा है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने के लिए उसे कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका लेटेंट हीट लिखा हुआ दे रखा है। ग्राम, आपका मास क्या है? 100 ग्राम। तो जो हीट का फार्मूला होता है ये आपका M/LH होता है। तो आप जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, तो आपका ये वाला आंसर है। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है कि एक्सरे किसने इन्वेंट किया था। एक्सरे जो इन्वेंट करे थे उनका जो पूरा नाम है, ये रियोडजन ने किया था। इनका पूरा नाम है विल हेल्म कोनार्ड कोनराड। और ये है आगे रंटजेन। इसको इन्होंने 1895 में इन्वेंट किया था। इन्वेंट किया था, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु डेवलप द एटम बम। परमाणु बम किसने विकसित किया। तो परमाणु बम एक सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था मनहानतम। मनहानतन प्रोजेक्ट था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर। उसी के दौरान उसी प्रोजेक्ट के तहत है जो आपका एटम बम को डेवलप किया गया था। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे रॉबर्ट, नाम लिख देता हूँ मैं आपको। ये है जे रॉबर्ट ओपेन हिमर। जे रॉबर्ट ओपेन हाइमर करके इनका नाम है। इन्होंने इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लीडर थे टीम के, जो टीम डेवलप कर रही थी। हु डेवलप द मिसाइल। मिसाइल की खोज किसने की। मिसाइल की खोज कोई आज की नहीं है, आधुनिक काल से चली आ रही है। तो इसमें आ, नाम की अगर बात करते हैं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग इन्वेंटर रहे हैं। तो इसमें जो आपका नाम है, जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ये है वार्नर वान ब्राउन। वार्नर वान ब्राउन जो नाम है, इन्होंने मिसाइल को डेवलप किया था। हु डेवलप द हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को किसने डेवलप किया। तो हाइड्रोजन बम को जो डेवलप किया था उनका नाम था एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे कि कोई भी बहुत ही कह सकते हैं माइक्रो लेवल की चीज़ें है जो आपकी आंखों से सही से दिख नहीं रही है, तो उससे क्या करते हैं, जूम करके उसके पूरे के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं माइक्रोन लेवल की चीज़ों को जुमला मतलब विजुलाइज करते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। उसको जो खोज करे थे उनका नाम है रुस्ता एन नोल करके नाम है इनका। ये
और उसका और नोड इन्होंने 1931 में इसको डेवलप किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, डिजिटल माइक्रोस्कोप होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो बहुत सारे स्कैनिंग डिवाइसेज हैं जो माइक्रोस्ट्रक्चर को चेक करते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर? इसमें पूछ रहा है कि स्कूटर के इन्वेंटर कौन थे। तो स्कूटर के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था बिम वोटर। बिम वोटर जो थे स्कूटर को डेवलप किए थे। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो उसका नाम है आपका हिग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है ये वाला। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मेजरिंग द एल्टीट्यूड? निम्नलिखित में से इसका उपयोग ऊंचाइयों को मापने में किया जाता है। तो उसका नाम होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र होता है, इसमें मापा जाता है। डिवाइस थ्रू विच द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज इज मेजर्ड। सन रे की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है? तो उसमें इस नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है एक्सीनोमीटर। याद रख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है पेपर में, एक्सीनोमीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एनर्जी? सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम हो, वो क्या होगा, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपकी जो वॉयलेट बैगनी प्रकाश है उसमें क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेट लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट। तो ध्यान रखना। आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस का पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो क्या है। तो आइसोबारिक में क्या होता है आपका, आइसोबारिक में तो कांस्टेंट प्रेशर होती है, ठीक है, और आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है ये है। द डिवाइस थ्रू विच द डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर्ड बाय यूज ऑफ द साउंड वेव। ध्वनि तरंग का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र पूछ रहा है इसमें। तो उसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ पता है कि समुद्री चीज़ों को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, सोनार का इस्तेमाल होता है। जैसे कि जहाज हो गई, शिप हो गए और सबमरीन होती हैं, उनमें क्या होता है, सोनार रखते हैं। सोनार से आपको बाकी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, दूसरा वाला, सोनार। नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रेडिएटर ऑफ व्हीकल आर यूज फॉर। कई बार हम ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं या जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें एक रेडिएटर लगा होता है। उसमें देखे होंगे कि कहीं पर जैसे ट्रैक्टर में होता है उसमें पानी भरते हैं, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है कि इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर इस्तेमाल किया जाता है, तो टू कीप इंजन कूल। नेक्स्ट है द डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड। रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड और पुनः प्रस्तुत करने वाला उपकरण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रामोफोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया।
भारत में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाला स्रोत है उसको पूछ रहा है किस चीज़ से होता है। तो एक चीज़ ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपका न्यूक्लियर पावर्स भी होते हैं, रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर होता है, सन पावर है, बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल कर पाएँ, जितना कंजप्शन है। तो कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में, वो थर्मल पावर प्लांट, जो एनटीपीसी वगैरह जो हैं ये अपनी चलाती हैं। तो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो हीट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, जीरो होता है। तो हीट ही आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसमें। मतलब चेंज ऑफ हीट जीरो होता है, इट मीन्स जो हीट है वो कांस्टेंट होगा। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्सेंट इन आइडियल गैस। आइडियल गैस में कौन सी टाइप की एनर्जी एब्सेंट होती है, तो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है, इन द thermodynamically definition of ideal gas implies that it is only temperature dependent and independent of its volume. uh, it is the statement of आदर्श गैस की ऊष्मा गति परिभाषा के अनुसार यह केवल तापमान पर निर्भर होती है और इसके आयतन पर निर्भर नहीं होती। यह किस नियम का कथन है, तो ये कौन कहता है, ये जूल कहता है। जूल लॉ जो होती है वो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करती है। नेक्स्ट है, गुड कंडक्टर हैव अ मेनी लूजली बाउंड। अच्छे चालक में से बंधे कई ढीले से बंधे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, अच्छे चालक के अंदर सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि गुड कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीज़ें होती हैं। इंसुलेटर में क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि कंडक्टर में होते हैं। जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। या नॉन कंडक्टर की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी क्या है आपका, नॉन कंडक्टर है। नेक्स्ट है, द एक्सटर्नल वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर द थर्मोडाइनमिकली एक्सपेंशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के ऊष्मागति प्रसार के लिए किया गया बड़ा कार्य अधिकतम होगा। ये क्या है, एक प्रोसेस है, दे रखा है, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल होता है, आइसो बारिक होगा, आइसोकोरिक होगा। आइसोकोरिक में आयतन आपका कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो एक्सटर्नल वर्क डन इज मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा वो किस में होगा, इसमें आइसोथर्मल में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका, द एनर्जी रेडियंस इज मैक्सिमम फॉर द लोवेस्ट वेवलेंथ। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा विकिरण अधिकतम होता है। ये कथन पूछ रहा है कि ये कथन किसने दिया है, जिसने कहा है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा विकिरण अधिकतम होता है। तो उसके लिए है एक लॉ है, वीन्स लॉ। जो वीन्स का लॉ है ये इस बात की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन,
एक स्प्रिंग इस तरह किस पर निर्भर करता है, तो किस पर करेगा वो, इसमें ये पूछा गया है। तो क्या होता है कि स्प्रिंग में जो कॉइल होती है उसकी थिकनेस होती है, कॉइल की डायमीटर होती है, कॉइल एक मटेरियल से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, उसकी स्प्रिंग के थिकनेस पर, उसके डायमीटर और उसकी मटेरियल तीनों पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका गुड ऑब्जॉर्बर और गुड एमिटर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। कह रहे हैं कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, और ये कथन किसका है, ये भैया अपने जो किरचॉफ साहब हैं इन्होंने दिया था। किरचॉफ का नियम कहता है कि गुड ऑब्जॉर्बर और गुड एमिटर। नेक्स्ट है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमेट्रिक स्केल ओनली पॉजिटिव टेम्परेचर इज मेजर्ड। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस थर्माकी पैमाने पर केवल धनात्मक तापमान मापा जा सकता है। तो एक चीज़ है कि जब हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो माइनस में भी चले जाते हैं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 भी चले जाते हैं, -273 भी चले जाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप केल्विन की बात करते हैं, केल्विन, तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 273 को जोड़ते ही हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जीरो केल्विन, ठीक है। तो केल्विन का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसमें टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में ही मेजर होती है, निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि स्टार्ट ही जीरो से हो रही है उसकी। तो डायनेमिकल स्केल होता है केल्विन स्केल। तो बर्नौली थ्योरम्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो है एनर्जी कंजर्वेशन पर। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, पी बाई टू जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड बराबर कांस्टेंट होती है, ठीक। तो इसको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड इसको बोलते हैं। तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब इसके आगे जो कुछ भी होगा चलता रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है इसमें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो अधिकतम ध्वनि की गति क्या है, जो थ्योरेटिकली है वो किसमें है, सॉलिड में ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं गैस में क्या होता है, कम होता है। तो अगर एयर की बात करते हैं, एयर क्या है, गैस है, उसमें भी कम होगा, और यहाँ भी गैस ही है। अब बात आती है वाटर की, तो वाटर में भी जब कंपेयर टू सॉलिड वो कम ही होता है। अब बात आती है वुड, वुड क्या है, सॉलिड है, तो मैक्सिमम किस में होगी, इन वुड, लकड़ी में होगा। नेक्स्ट है आपका, इफ अ टनल इज मेड along द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड अ पीस ऑफ स्टोन इज जेंटली रिलीज, देन, यदि पृथ्वी के व्यास के अलॉन्ग एक सुरंग बनाई जाए और एक पत्थर का टुकड़ा धीरे से छोड़ा जाए तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बीच में वो ऑक्सीलेट करने लगेगा, ठीक है। तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करने लगेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और पृथ्वी के जो कह सकते हो कि घूमने की टाइम पीरियड है और सैटेलाइट की है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना होता है। तो जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं उनका जो
रोटेशन पीरियड है रिवोल्यूशन का और पृथ्वी का दोनों का सेम होता है, तो क्या होगा इसमें, इक्वल टू द अर्थ। नेक्स्ट है न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वाज फाउंड टू बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड एज। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, एक फार्मूला देते हैं, मतलब एक फार्मूला देते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, जिसको बाद में लाप्लास ने क्या बोला कि ये फार्मूला गलत है। मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जिस थ्योरम को इन्होंने दिया है स्पीड ऑफ साउंड का वो क्या है, गलत है, तो उसको इस लाप्लास ने उसको करेक्ट किया। तो उसमें क्या है कि इन्होंने कहा था न्यूटन्स ने कि क्या है, साउंड वेव क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन लाप्लास ने कहा नहीं, ये जो है क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो बाद में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहला वाला है। Laplace made a correction in the basic formula for the velocity of a sound given by Newton and evaluated the corrected value by considering that the sound propagation is क्या है, वो आपका adiabatic process है, अभी बताया था। नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर। स्थिर तरंग के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो स्थिर एनर्जी के केस में क्या होता है, एनर्जी जो होती है ट्रांसमिट नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के केस में कौन सा कथन सही है, तो कौन है, इसमें देखते हैं। इट इज फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। यह दो समान और विपरीत दिशा में चलने वाली समतल प्रगतिशील तरंगों के अध्यारोपण से बनती है, तो ये वाला सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑर्गन पाइप एयर कॉलम आर द स्वीटर देन द क्लोज ऑर्गन पाइप बिकॉज। खुले ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइपों से अधिक मधुर होते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन ओपन ऑर्गन पाइप विल ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें क्या होते हैं, सभी हार्मोनिक जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चाहे ऑड हो या इवन हो, ठीक है। लेकिन जब भी बात होती है क्लोज ऑर्गन पाइप में तो उसमें केवल ऑड जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ये। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिशन इफेक्ट। एडिशन इफेक्ट तो अपन लोग को एक चीज़ पता है कि इन्होंने थॉमस एडिशन का है, तो थर्मियोनिक एमिशन की अगर बात करते हैं तो ये करेक्ट आंसर होगा। इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो इसमें जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है उसमें द बेस हैज द लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। बेस में क्या होता है, अशुद्धि की सांद्रता सबसे कम होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। इसका फायदा ये है, तो ध्यान रखिएगा। द फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फुली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो
आप लोग गूगल करके एक बार इसको पढ़िएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये पूछ रहा है कि कौन से थ्योरी पर ये बेस्ड है। तो जो थ्योरी है वो क्या है, क्वांटम थ्योरी है। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ 760 mm कॉलम ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। 760 mm Hg किसके इक्वल होता है, 1 atm के बराबर होता है। atm का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, 1.013 बार होता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज। किसी स्थान पर चुंबकीय यामुंतर और भौगोलिक यामुंतर के बीच का कोण क्या कहलाता है, ये चुंबकीय विचलन कहलाता है। डिक्लाइनेशन, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय विचलन होता है। अब मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है, एसी को डीसी में करते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी हम किसी लो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर किस तरह काम करता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। अब स्टेप अप में क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। एट a high altitude, pressure cooker is preferable for cooking because boiling point of water। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो जहाँ पर क्या होता है, पानी बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, लेकिन आपका खाना पकाने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है, if an object having mass of 1 kilogram is subjected to a force of 1 Newton it move with। इसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है आपसे कि यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह किसके साथ गति करेगा। तो क्या है, आपका फोर्स बराबर क्या होता है, एम में होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो फोर्स कितना है आपका, 1 न्यूटन बटा क्या हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, एन एथलीट ड्राइविंग ऑफ अ हाई स्प्रिंग बोट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज इन एयर बिफोर एंटरिंग below the water, which one of the following parameter will remain constant during the fall। एक एथलीट जो ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से कूद रहा है पानी में प्रवेश करने से पहले हवा में कई प्रकार के व्यायाम कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर गिरने के दौरान स्थिर रहेगा। तो इसमें जो है एथलीट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है द apparent weight of a steel sphere emerged in the various liquid is measured using a spring balance। The greatest reading is obtained for the liquid। विभिन्न द्रवों में डूबी एक इस्पात की गेंद का आभासी भार एक स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से मापा जाता है, सबसे अधिक रीडिंग उस द्रव के लिए प्राप्त होगी। तो किसमें होगी,
इन विच द स्पेयर वॉज सबमर्ज्ड डीपेस्ट, जिसमें आपका स्पेयर क्या होगा, सबसे गहराई में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर हैज। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें होता है और निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होते हैं, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का सीधा सीधा। नेक्स्ट है अ बुलेट हीट एंड गेट embedded in a solid block resting on the horizontal frictionless table, which physical quantity is conserved in the process। तो इसमें आपका जो मोमेंटम होता है, संवेग, एम भी आप देखते होंगे जब बुलेट फायर करते हैं तो किसमें क्या होता है, कोलिजन वगैरह होता है, तो उसमें कौन सा रोल प्ले करता है, मोमेंटम का ही होता है पूरा का पूरा, तो मोमेंटम एलोन। नेक्स्ट है सर्टेन सब्सटेंस क्लोज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट अ वेरी लो टेम्परेचर, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर आसानी अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह खो देते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या होता है कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाना। तो ऐसे जो भी आपके मटेरियल होगा उसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, ईजिली फ्लो करती है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड एंड गैस नेवर शो। लिक्विड और गैस जो कुछ शो नहीं करते हैं, वो क्या चीज़ है, तो होता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन वाली प्रॉपर्टी तो नहीं आ पाएगी इसमें, और गैस में भी नहीं, ठीक है। तो कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फारसेक इज द यूनिट ऑफ। फारसेक किसकी यूनिट होती है, तो होती है आपकी डिस्टेंस की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। जो टाइम का जो यूनिट नहीं है वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है, लीप ईयर समय का है, आपका लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्या करते हैं, दूरी नापी जाती है, ना कि समय नापा जाता है। महीना, दिन, साल, घंटा, ये सब चीज़ें क्या होती है, समय को मेजर करने के लिए यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस को मेजर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मैच्ड। यहाँ पर लिखा है डेसिमल यूनिट ऑफ साउंड, ये तो करेक्ट है। जो मैच नहीं करेगा वो देखेंगे। हाउस पावर पावर की यूनिट होती है। नॉटिकल मील डिस्टेंस की यूनिट होती है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। सेल्सियस किसकी यूनिट होती है, ये टेम्परेचर की होती है, ठीक है, हीट की नहीं होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। मतलब जो गलत है क्वेश्चन के हिसाब से, जो मैच नहीं करता है, वो चौथा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। अगर डायमेंशन की देखते हैं बात, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इम्पल्स, मोमेंटम और वर्क एंड एनर्जी, इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है। अब यहाँ पर सेम क्या नहीं है, न्यूटन और ए, तो पहला वाला सही। नेक्स्ट है वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। पानी का अधिकतम जो डेंसिटी कौन सी डिग्री टेम्परेचर पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। द बॉडी एग्जीक्यूट फ्री फॉलिंग मोशन। बॉडी में क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली गति करने वाले पिंडों में पूछ रहा है कि
द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन है, क्या होता है उसमें? तो उसमें होता है इक्वल एक्सेलरेशन होते हैं, फ्री फॉलिंग जो मोशन होते हैं। नेक्स्ट है अ क्रिकेट प्लेयर कैच अ फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैक बिकॉज। जैसे कि हम देखते हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है तो जो बॉल या कैच पकड़ते हैं तो हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो पूछ रहा है कि रीजन क्या है उसके पीछे। तो बॉल कैन बी एक्सेलरेटेड, जैसे हम हाथ की तरफ उसी जिधर जा रही है उसकी तरफ अगर हाथ करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हम धीरे धीरे उसको कह सकते हैं कि मोशन को रोकते हैं। तो क्या करती है बॉल? द बॉल कैन बी एक्सेलरेटेड। इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मान लीजिए 1 किलोग्राम का मास है, उसको न्यूटन में बदलना है तो क्या करेंगे आप? 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.81 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर 9.8। नेक्स्ट है आपका द सडन डाउनफॉल ऑफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट वेदर। क्या होता है? बैरोमीटर जो होता है जब उसकी रीडिंग बहुत अचानक गिरने लगती है बहुत तेज़ी के साथ, तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ये पूछ रहा है। तो जब तूफान आने वाला होता है तब ऐसा होता है। तो जो करेक्ट आंसर है मौसम तूफानी होगा, इस चीज़ का सूचना देता है वो। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट। किसमें काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है? तो आपका कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी जैसे बुलेट से गोली दागा उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉलोइंग वाटर उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इंपॉर्टेड हैमर उसमें भी होता है। तो स्ट्रेच्ड बो खींचा हुआ धनुष में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो करेक्ट है। नेक्स्ट है द पेंडुलम वॉच बिकॉम स्लो डाउन इन समर। पेंडुलम वॉच जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो पेंडुलम जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। पेंडुलम बिकॉम इलोंगेटेड एंड करस्पॉन्डिंगली द टाइम इज इलोंगेटेड एट पर यूनिट ऑक्सीलेशन। पेंडुलम लंबा हो जाता है और उसी के अनुसार प्रतिदोलन समय बढ़ जाता है। जैसे कि टाइम क्या होता है? 2π√L/g। अगर लेंथ बढ़ गया तो टाइम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव ड्यू टू। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें रीजन पूछ रहा है कि क्यों होती है प्रोड्यूस इको। तो उसके पीछे क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है। जो इको का आप इफेक्ट सुनने को आपको मिलता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हमारी अगर शरीर की अपनी बात करते हैं तो अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखना है इसमें दो जगह हो गया है तो इसमें से एक ही सही है, मतलब दोनों ही सही। अब तो इसमें मेंशन कर दिया तो, लेकिन आपको याद रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें है क्रायोजेनिक्स का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसमें क्या होता है? क्रायोजेनिक में क्या होता है कि कह सकते हो कि बहुत ही कोई चीज़ें हैं जो सरवाइव कर रही है बिल्कुल ही बहुत ही हाईली माइनस टेम्परेचर में, ठीक है। जैसे स्पेस होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नीचे होता है। तो स्पेस शटल हो गया, सर्जिकल वर्क हो गए, ठीक है।
और मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गए, तो इन इनमें इनका क्रायोजेनिक का प्रयोग करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है बिल्कुल कांस्टेंट होती है, कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी। नेक्स्ट है द ड्यू डज नॉट फॉर्म इन द फास्ट विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज, रीजन पूछ रहा है कि रात में तेज हवा चलने पर ओस नहीं बनती, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो होता है देयर इज अ लेक ऑफ मॉइस्चर इन विंड। हवा में क्या होता है? मॉइस्चर की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओस नहीं बनने देती है। A fan produce a feeling of comfort during hot weather because, पंखा गर्म मौसमों में आरामदायक महसूस कराता है क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है, पेपर बन के हवा के साथ मिल जाता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, उसमें क्या हो, चाहे वैक्यूम में हो या एयर में हो, क्या होती है? कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर सेविंग विच टाइप ऑफ मिरर यूज, दाढ़ी बनाते समय कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं? तो जो मिरर होता है उसका नाम है कॉनकेव मिरर। इफ अ पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, ये पावर है 2D, ठीक है, डी का मतलब डायोप्टर हो गया, तो उसका लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या होगा? तो यह बराबर क्या होता है? 1/p, तो 1/2, तो 0.5 या 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। द कलर ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर विच, द अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित होते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द करंट मेनली फ्लो ड्यू टू, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो किस वजह से फ्लो करता है? तो उसमें क्या होते हैं? होल्स पाए जाते हैं पी में। कैसे होता है? एन टाइप होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पी टाइप्स में होल्स पाए जाते हैं, और एक इनका दोनों का कंबाइंड होता है, पीएनपी होता है, एनपीएन होता है, इस टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट है एन टाइप में क्या होंगे? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका a diffraction pattern is obtained using a beam of a red light. Which one of following will be the outcome if the red light is replaced by blur light? लाल प्रकाश की किरण का उपयोग करके एक विवर्तन पैटर्न प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदल दिया जाए? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है, कह रहे हैं कि लाल पैटर्न का यूज करते हैं, अगर उसके बदले हम ब्लर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? तो इसमें क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो आपका काफ़ी पतला हो जाएगा, कह सकते हैं कि नैरोअर, ठीक है, और गहरे हो जाएंगे। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम नैरोअर एंड क्राउड टुगेदर। लेजर इज अ बीम ऑफ रेडिएशन विच आर, इस क्वेश्चन में पूछा है
लेजर बीम जो होती है कैसी होती है, उस लाइट की मतलब बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, एक कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही दिशा में कह सकते हैं फोकस करती है। टू लेयर ऑफ अ क्लॉथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड वार्मर कवरिंग देन अ सिंगल लेयर ऑफ क्लॉथ विच डबल थिकनेस वाई। कह रहे हैं कि कपड़े की समान मोटाई की दो परतें दोगुनी मोटाई की एक परत की तुलना में अधिक गर्म आवरण क्यों प्रदान करती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एयर इनकैप्सुलेटेड बिटवीन टू लेयर, जो लेयर हो जो दो कपड़ों के बीच की लेयर है उसके अंदर क्या करती है, आपकी एयर घुस जाती है और उसी में पड़ी रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, दो परतों के बीच फंसी हवा के कारण क्या होता है, गर्म महसूस होती है वो। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज पर द प्लैंक स्टेटमेंट। प्लैंक का जो स्टेटमेंट है कांस्टेंट, ये क्या नाम है, एच, ठीक है। पूछ रहे हैं इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, आप मान लीजिए यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका और बाकी जो नीचे दिए गए हैं उसमें किससे, जो दोनों का होगा सेम होगा फिजिकल क्वांटिटी, तो आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का सेम होता है। और इनका जो बीमी सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो ये होता है। तो ये टोटल अभी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन जो भी होंगे बायोलॉजी पर करेंगे, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं हर बार। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिले। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी ये इनिशियल फेस है, थोड़ी सी वॉइस वगैरह में इशू आ रहे हैं, तो उसको हम सही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।